नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिशुम पर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे केजरीवाल जी पे एक तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो हम लोगों ने बनाए थे, जिस वीडियो की सहायता से हमने आपको वहाँ बताने का प्रयास किया था कि केजरीवाल जी ने कितनी तन्मयता से, तत्परता से दिल्ली की सेवा की है और सिर्फ अपने बातों की सहायता से और केंद्र सरकार पे आरोप लगाकर उन्होंने सारे समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। तो आज समझते हैं कि ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर जो समस्या वहाँ पे खड़ी हुई, ऑक्सीजन की जो क्राइसिस खड़ी हुई, उसमें केजरीवाल जी ने कितना प्रमुख रोल वहाँ पे अदा किया। उसी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन को के आजकल जो वैक्सीनेशन पे उनका विवाद चल रहा है केंद्र सरकार के साथ, उस पर भी कुछ सच्चाई हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन पे आपको याद होगा कि अभी पिछले कुछ दिन पूर्व ही वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के मालिक कालरा जी के यहाँ रेड पड़ती है, जहाँ पे 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पाए जाते हैं और कालरा जी को माना जाता है केजरीवाल जी के वो काफ़ी करीबी रहे थे। अब इसी बीच में जब ये सारी क्राइसिस चल रही थी तो केजरीवाल की तरफ से, उनके एमएलएज, उनके मिनिस्टर्स की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पे आरोप चल रहे थे। फेसबुक पे, ट्विटर पे डेली कोई ना कोई एक सेंसेशनल टाइप का वो एक स्टेटमेंट देते थे केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हुए। लेकिन अब आप जब वहाँ पर जो उनके बयान आए हैं उनके और उनके एमएलए के, जब उन पे गौर फरमाइए। 6 मई को केजरीवाल सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें 700 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की उनकी ज़रूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने 730 मैट्रिक टन दी, जिसका वो आभार भी केंद्र सरकार को व्यक्त करते हैं। परंतु दूसरे दिन ही 7 मई को, एक दिन बाद, सिर्फ एक दिन बाद, उनके एमएलए राघव चड्ढा सामने आते हैं और फिर से वो शुरू करते हैं अपना रोना राग अलापना कि उन्हें 976 मैट्रिक टन की, आप ये बताएं कि एक ही दिन में 276 मैट्रिक टन की आवश्यकता उन्हें कैसे पड़ गई। ये प्रश्न शायद किसी भी मीडिया ने उनसे नहीं पूछा, किसी भी बड़े पत्रकार ने उनसे नहीं पूछा कि उन्हें एक दिन में 276 मैट्रिक टन आवश्यकता कहाँ से ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्हें 976 मैट्रिक टन की आवश्यकता है, परंतु केंद्र सरकार ने उन्हें 600 मैट्रिक टन ही ऑक्सीजन दी। ये 7 मई का बयान है। इसी बीच में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक टसल चल रहा था कि कितनी डिमांड और कितनी उन्हें चाहिए और कितनी सप्लाई केंद्र सरकार कर रही है, केंद्र सरकार को करनी है। इसी बीच में केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने बार बार और बहुत ही स्ट्रांगली एक डिमांड रखी कि एक ऑक्सीजन ऑडिट किया जाए, दिल्ली में एक ऑक्सीजन ऑडिट किया जाए कि कितनी सच में डिमांड है, क्योंकि केंद्र सरकार का बार बार ये कहना था कि लगभग 600 मैट्रिक टन के आसपास कि दिल्ली सरकार की वहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए, उतने से उनका काम चलना चाहिए। लेकिन वो कभी 900, कभी 800, कभी 1000 मैट्रिक टन तक भी उनका एक बार डिमांड पहुँच गई थी, जिसका उतना ही मुखरता से दिल्ली सरकार ने विरोध किया। लेकिन अंततोगत्वा 9 मई तक आते आते जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑडिट कमेटी बना दी और उस ऑडिट कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये ऑडिट करे कि दिल्ली सरकार में सप्लाई जो है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, वो कितनी सुचारू रूप से चल रही, कितने अच्छे से चल रही है। उसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार को जितने ऑक्सीजन देनी है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। 9 मई को ये उनका ऑर्डर आता है, 10 मई को ऑडिट की शायद शुरुआत होती है और 13 मई को मनीष सिसोदिया जी सामने आ जाते हैं, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के। वो सामने आ जाते हैं और अपना बड़प्पन दिखाते हुए वो डिक्लेयर कर देते हैं कि उनकी तो ऑक्सीजन डिमांड जो है वो 582 या 80 मैट्रिक टन ही रह गई है। 7 मई और 13 मई आप देखें, सिर्फ 6 दिन। और उसी के साथ साथ 9 मई को ऑर्डर आता है ऑडिट का और उनका 2 दिन के अंदर उनकी जो डिमांड है वो 582 टन, लगभग 40%, जो 7 मई को उनकी डिमांड थी उससे 40% कम हो जाती है। तो क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या इतने दिनों में केस भी 40% कम हुए? तो अब यहाँ जान लीजिए कि 17 मई का मैं आपको डेटा देता हूँ, उनकी ये स्टेटमेंट 13 मई का है। 17 मई को दिल्ली में एक्टिव केस 63,000 होते हैं और 4 मई के करीब उनके वहाँ एक्टिव केस 90,000 होते हैं। तो 4 से 13 मई और 17 मई लगभग बीच के आप मान लीजिए तो कम से कम उनके एक्टिव केस जो रहे होंगे वो मुश्किल से, अगर हम 4 मई की भी तुलना करें, 5, 6, 7 मई नहीं, 4 मई की भी तुलना करें, मुश्किल से 15% कम हुए। और डिमांड में उन्होंने तुरंत कह दिया कि उनके पास तो अब ऑक्सीजन सरप्लस में है, अब अगर राज्य सरकारें आसपास की चाहे तो उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो ये सबसे बड़ा जो झूठ और जो खेल केजरीवाल ने खेला है, सिर्फ और सिर्फ पूरे समय, इस पूरे क्राइसिस में सिर्फ और सिर्फ उनका एक काम रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रिकॉर्डेड अपनी जो वो वीडियो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे वो जारी कर देते हैं और आरोप लगाया जाता है पूरे समय ट्विटर, फेसबुक
इंस्टाग्राम की सहायता से केंद्र सरकार पे कि केंद्र सरकार नहीं कर रही है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि 100 मीट्रिक टन वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, तब उन्होंने वहाँ स्वीकारा कि उनके पास तो टैंकर ही नहीं है ऑक्सीजन को वहाँ से उठाने का। तब उन्होंने रोना शुरू किया कि क्यों केंद्र सरकार दूर दूर के राज्यों से उन्हें सप्लाई दे रही, जबकि पास के राज्यों से भी हो सकती थी। लेकिन इसी बीच यहाँ ये जानना भी आवश्यक है कि उसी जगह से राउरकेला, उड़ीसा या झारखंड की जगहों से यूपी सरकार ने बहुत ही शीघ्रता से हवाई के प्रबंध के रास्ते या जो ऑक्सीजन रेल चली थी उसके सहायता से उन्होंने जितना उनकी सप्लाई थी, जिनका एलोकेटेड ऑक्सीजन थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो सारी वो उठा लेते हैं। लेकिन केजरीवाल जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ आरोप और ये सजेशन देते रह जाते हैं कि मेरे लिए आप ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट तक ने भी एक बार उनसे कहा कि आप खुद स्वयं एक शासनाधिकारी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस क्राइसिस में काम कैसे किया जाता है, कैसे करवाया जाता है। आपकी सप्लाई वहाँ पे 100 मीट्रिक टन एक्स्ट्रा पड़ी रही, आप यहाँ पे रोना रोते रहे, लेकिन आप उठाने की स्थिति में नहीं थे। आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? जब आप ये रोना रो रहे थे कि उन्हें और डिमांड चाहिए तो और सप्लाई चाहिए, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि उन्हें सप्लाई के लिए टैंकर्स भी चाहिए होंगे? ये एक बात हो गई जो ऑक्सीजन सप्लाई के लेकर जो उनका जो बहुत बड़ा झूठ है, जिसे मैं यहाँ पे साफ कहूँगा कि झूठ फैलाया उन्होंने, क्योंकि बाकी सरकारें भी हैं जिन्होंने रोना नहीं रोया। मैं फिर से यहाँ पे उदाहरण दूंगा योगी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार, जिन्होंने एक बार भी आपने देखा नहीं होगा कि वो फेसबुक ट्विटर पे रोना रो रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा के उसे जुटाया है, ना कि कुछ सरकारें जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही हैं कि केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही हैं, उनके विपरीत उन्होंने यहाँ पे शांति के साथ काम किया है। और शायद जो सप्लाई चेन में जितना साइंटिफिक तरीके से योगी सरकार ने पूरा टीम आईआईटी और आईएम के एलुमनाई और जो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके सहायता से 5-6 टीमें बना के जो ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको देखा है और मैनेज किया है, वो एक मिसाल माना जा रहा है दोस्तों। अब आते हैं वैक्सीनेशन पे, क्योंकि जैसे ही ऑडिट के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सरप्लस है उनके पास, तो अब तो ऑक्सीजन का कोई रोना रह नहीं गया, उनके पास रो भी नहीं सकते थे। अब उन्होंने रोना शुरू किया वैक्सीनेशन पे। तो चलिए हम यहाँ पे मानते हैं और सब लोग भी मान रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे चूक हुई है। ये चूक इस बात पे हुई है कि शायद वो जज नहीं कर पाए कि आने वाले दिनों में जब इतनी तेजी से महामारी इतनी भीषण तरीके से फैलेगी तो उन्हें कितनी वैक्सीनेशन उन्हें अचानक से जरूरत पड़ जाएगी। ये चूक हम मानते हैं कि केंद्र सरकार से हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ जो ये सरकार केजरीवाल सरकार जो इतना रोना रो रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर कि यदि उन्हें वैक्सीनेशन दे दी जाए, वो खुद लेने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार उन्हें खरीद के दे दे। पहले यही वो सरकारें थी, विपक्षी नेता थे जो बार बार कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने सारे वैक्सीनेशन ड्राइव अपने हाथ में क्यों रख ली है, क्यों नहीं वो राज्य सरकारों के हाथ में देती है जिससे कि राज्य सरकारें वैक्सीनेशन कर सके। अब जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के हाथ में दे दिया तो यही सारे नेता और सरकारें और जो मुख्यमंत्री हैं वो केंद्र सरकार पे कह रहे हैं कि नहीं आप खरीदिए, आप मुझे दीजिए। तो फिर ये राज्य सरकारें क्यों चिल्ला रही थी कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव उनके हाथ में दे दे। और इसी के साथ साथ जो इन्होंने अब यहाँ पे जानिए कि इन्होंने कितना बड़ा बजट वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के रखा है। मार्च के अंत में जो दिल्ली में जो बजट पेश किया गया उसमें 50 करोड़ का, देखिएगा 50 करोड़ का इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने 50 करोड़ का पूरी दिल्ली के वैक्सीनेशन के लिए रखा, जबकि पूरे साल का 2021 के साल का उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट पे अपनी छवि को चमकाने के लिए 467 करोड़ का बजट रखा। और आरटीआई के एक रिप्लाई में 8 अप्रैल की आरटीआई के एक रिप्लाई में पता चला है कि जनवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में 150 करोड़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे, विज्ञापन पे खर्च किए हैं। और यदि 2020 से 2021 के अंत तक 2 साल में देख लिया जाए तो लगभग उनका 800 करोड़ का बजट है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे। लेकिन वो वैक्सीनेशन का बजट मात्र 5 करोड़ रखते हैं और सारा ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ रहे हैं। जबकि केंद्र सरकार में जो बजट पेश हुआ था, निर्मला सीतारमण जी ने 35,000 करोड़ का बजट रखा है वैक्सीनेशन ड्राइव का। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन का जो उनका जो रोना है वो कितना गलत है और कितना घटिया खेल वो वहाँ पे खेल रहे हैं। उसी के साथ साथ जल्दी से चलते चलते मैं यहाँ पे एक बात और कर लूँ कि जो सिंगापुर के ऊपर उन्होंने बिना सोचे समझे, पता नहीं उन्होंने शायद कोई डेटा नहीं दिया और शायद अपना कोई रिसर्च भी नहीं बताया कि उन्हें एक इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ कि आने वाली जो तीसरी लहर है वो सिंगापुर से जो सारी फ्लाइट्स रोक दी जाए, शायद उन्हें पता भी नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री हैं केंद्र दिल्ली सरकार के,
उन्हें शायद पता नहीं है कि कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट या सिर्फ चल रही है तो सिर्फ बायो बबल के साथ चल रही है या वंदे भारत फ़्लाइट चल रही है, ऐसे कोई फ़्लाइट नॉर्मल फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। लेकिन तब भी उन्होंने वही जो सनसनी फैलाने की उनकी जो वो रहा है, और जो पहले से ही केंद्र सरकार या हमेशा केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने का जो उनका एक मंतव्य रहा है, उन्होंने जाहिर किया जब सिंगापुर सरकार पर उन्होंने सिंगापुर के लिए कह दिया कि एक ऐसा वेरियंट है सिंगापुर का जो आने वाले जो तीसरी लहर उसमें हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक सनसनी फैलाई उन्होंने, एक डर का माहौल, यही एक काम करते आए हैं, यही सारी विपक्षी लोग करते आए हैं। वैक्सीनेशन को लिए भी केजरीवाल का मैं यहाँ पे नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे विपक्षी नेता हैं और बहुत सारे पत्रकार भी जिन्होंने पहले डर फैलाया, अब वही हाय तौबा मचाएं कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है। खैर, तो उन्होंने यहाँ पे जब ये आरोप लगाया तो सिंगापुर सरकार हरकत में आई। उन्होंने अब सिंगापुर में भारत के दूतावास को तलब कर लिया और विरोध दर्ज किया, क्योंकि सिंगापुर भारत का एक बहुत ही करीबी मित्र रहा है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, उन्होंने पहले से ही एक भूमिका तैयार कर ली है कि तीसरी वेव आएगी वो फिर से थके हारे और विफल साबित होंगे, जैसे वो पहली वेव में भी साबित हुए जब केंद्र सरकार को सीधा हस्तक्षेप करना पड़ा और वहाँ पर स्थिति सुधरी, और दूसरे में तो सबने देख ही लिया है कि वो कितने विफल वहाँ पर साबित हुए हैं। तो उन्होंने पहले से ही वो भूमिका तैयार कर ली है कि शायद तीसरी वेव जब आएगी वहाँ पर समस्याएँ बढ़ेंगी तो वो कह देंगे मैंने तो पहले ही कहा था, बिना ये जाने बिना ये समझाए लोगों को कि वहाँ से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट आ ही नहीं रही है, कोई भी इंटरनेशनल डायरेक्ट फ्लाइट अभी आ ही नहीं रही है। और उसी के साथ साथ आप एक मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के, इतना दायित्व तो आपका बनता है कि कोई मित्र राष्ट्र है उसके ऊपर सीधे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि वो दुखी हो जाए या गुस्सा हो जाए, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं किसी भी भारत के किसी भी राष्ट्र से वो उस वहाँ पे अफेक्टेड हो जाएं। तो ये हैं केजरीवाल जी, ये हैं वो केजरीवाल जी जिन्हें सिर्फ सनसनी फैलानी आती है। वो कितना काम किए हैं, कुछ अच्छा काम मैं मानता हूँ उन्होंने किया है, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट और कोई भी सॉलिड काम, मैं बार बार कहता हूँ, वो अस्पताल नहीं बनवा पाए हैं, है ना। 800 करोड़ का बजट तो वो रखते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए, लेकिन अस्पताल वो नहीं बनवा पाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आज्ञा दे, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।